आवाज आ रही है ना? देखो ये चैप्टर ना, क्योंकि श्योरिटी नहीं है अभी ये चैप्टर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो काफी एग्जाम फोकस्ड पढ़ाऊंगा मैं। सीबीएसई ने तो हटा दिया है ना, ये बात की तो गारंटी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही अपन पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्जाम फोकस्ड। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुलफिलमेंट की एक फीलिंग आनी चाहिए कि चलो सब चीज़ कंप्लीट हो गया हमारा करके। ठीक है, बस उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। और अगर कभी एकदम श्योर हो जाता है, नोटिफिकेशन में आ ही जाता है, तभी भी तुम लोग देखोगे कि तुम हर क्वेश्चन को कर पा रहे होगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछने लायक एरियाज ये है मान लो, लेकिन हम सिलेबस को जनरली ना ऐसे पढ़ते हैं इतना बड़ा। ठीक है, तो अभी हम यही पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ेंगे आज। आज नहीं मतलब इस चैप्टर में। आई होप इट इज़ ओके। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं थोड़ा सा कंसाइजली पढ़ा रहा हूँ, जैसे कॉलेज वगैरह में होगा ना कि तुम एकदम प्रिसाइज और टू टू द पॉइंट पढ़ो और सब चीज़ बन भी जाए। ठीक है, डजेंट मीन कि मैं कोई भी नेसेसरी पोर्शन छोड़ूंगा। ठीक है, तुम देख पाओगे शीट में कोई पोर्शन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखो, सेमी कंडक्टर्स, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, और उनके बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर। ये तुम जानते ही होगे, ये इनकी कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी के बेसिस में डिफाइन किया गया होता है। ठीक है भाई, अगर कंडक्टिविटी अगर रजिस्टिविटी जानते हो तो कंडक्टिविटी जानते ही होगे। कंडक्टिविटी से डिफाइन करो चाहे रजिस्टिविटी से डिफाइन करो, एक ही बात है ना। सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, ये बात जानते होगे। ठीक है ना, 1/रजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्ट, क्या चीज को कंडक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे? व्हाट इज दैट वी वांट टू कंडक्ट? इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट क्यों करना चाह रहे होंगे हम लोग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने से कुछ ना कुछ टारगेट अचीव हो जा रहा होगा। ठीक है, एक जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने से क्या टारगेट अचीव हो जाता है? कोलिजन का। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। ठीक है, और जब कोलिजन होता है तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, और जब हीट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? ग्लो होता है। तो बल्ब में तो हमारा काम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने से ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली आयरन हो, प्रेस हो, रूम हीटर हो, इन सब के एग्जाम्पल से समझ में आता है कि हम लोग को कोलाइड कराना मेन काम है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क, ठीक है, आर क्रॉस एफ प्रोड्यूस होता है, या फिर मैग्नेटिज्म की दुनिया में बोले तो एम क्रॉस बी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसमें एम आई एन था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो। ये टॉर्क से क्या होता है? फैन चलता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल कहाँ पे दिख रहा है? आई के पास। आई है ना, तो E/T ही है वो तो। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से ही हम सारे काम निकलवा पाते हैं। टॉर्क लगने से पंखा घूमता है, कोलाइड होने से ग्लो करता है कोई भी चीज, बल्ब वगैरह। ठीक है, लेकिन हम लोग को हर बार ना इतने हार्ड वाले काम नहीं कराने होते, ये बहुत मेहनत वाला काम है। आई होप तुम समझ रहे हो। पंखे चलाना कितनी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, बल्ब ग्लो कराना बहुत एनर्जी लग रही है। बट इतना सारा काम होता है क्या जब तुम अपना एक फोन चलाते रहते हो तो? फोन चलाते हो तब तो इतना बड़ा काम नहीं चाहिए तुम्हें, ना ही कोई कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप वगैरह, तो तुम्हें इतना हेवी काम चाहिए। ठीक है, लेकिन जब तुम इनको भी चलाते हो तो कोई ना कोई तुम्हारा टास्क तो कंप्लीट होना चाहिए ना। तुम कुछ तो करते होगे ना इनको जब चलाते होगे। जैसे मान लो, जब तुम फोन का स्विच ऑन बटन दबाते होगे, लेटेस्ट से यहाँ पे स्विच ऑन बटन हो मान लो 1 मिनट के लिए। ठीक है, तब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो फ्लो हो ही ना कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही। जैसे टच स्क्रीन में तुम एक ऐप आइकन को दबाओ टच स्क्रीन में, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत तो हो ना कि वो पूरा एक बड़ा सा ऐप खुले। ठीक है, तुम फ्लैश लाइट के आइकन को दबाओ, फ्लैश लाइट का, तो कुछ तो भी ऐसा हो जिसके चलते ये चालू हो। तो क्या हो रहा होगा ऐसा? व्हाट इज दैट थिंग विच इज कॉजिंग
अ रिएक्शन ड्यू टू योर एक्शन, तो कुछ ना कुछ फ्लो ऑफ करंट तो हो ही रहा होगा ना यार। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, चेंज इन पोटेंशियल वैल्यू हो रहा होगा। कुछ तो भी ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा जिसके चलते पता चले कि पहले नो था और अब यस स्टेट है। ठीक है, जिससे करंट पहले नहीं फ्लो हो रहा था और अब फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ना हम लोग को इतना इतने हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग कितना चाहिए होता है, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर ऐसे फ्लो कराना रहता है, क्योंकि उन्हीं को कोलिजन से काम लेना है। बट यहाँ पे उनके बस पहुंच जाने से काम लेना है। तो यहाँ पे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ऐसे लेवल के करंट फ्लो होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को। माइक्रो एम्पियर हो, मिली एम्पियर हो, इस अमाउंट की करंट फ्लो होती है हमारे डिवाइसेस में। ठीक है, और यहाँ पे ना हमें ज़्यादातर लॉजिक चाहिए। समझ रहे हो? लॉजिक मतलब पहले कौन सी कंडीशन थी हमारे मोबाइल की। लेटेस्ट से पहले हमारा मोबाइल स्क्रीन ऑफ था। ठीक है, फिर तुम कुछ तो ऐसा करो जिससे लॉजिकली मोबाइल को पता चल जाए कि कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे 3 टैप करो तो स्क्रीन का चालू हो जाना, तो तुम 3 बार टैप करे तो 3 बार उसकी पोटेंशियल वैल्यू को चेंज कर रहे हो। ठीक है, मान लो जब तुम टच नहीं कर रहे थे तब 0 पोटेंशियल वैल्यू पे था तुम्हारा स्क्रीन, और 3 बार टच किए तो 1, फिर तुमने छोड़ा फिर 0 हुआ, फिर 1, फिर छोड़ा 0 हुआ, फिर 1, इस पोटेंशियल वैल्यू पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट ऑफ करंट फ्लो के बारे में हमें पढ़ना है, और यहाँ पे ना सब चीज़ें कंट्रोल्ड होनी चाहिए। जब तुम चाहो तभी करें, तभी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होना चाहिए। समझ रहे हो? हर समय नहीं फ्लो होते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश करी है कि सेमीकंडक्टर वैसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू तुम्हें कंप्लीटली याद रखनी है। ठीक है ना? 100 से लेकर के 10⁻² से लेकर के 10⁸ कंडक्टिविटी ना। ठीक है, तुम जानते हो अगर रेजिस्टिविटी ये होता है, उसका उल्टा ये होता है करके। ठीक है, सेमीकंडक्टर कौन है? जिनमें कंडक्टिविटी 10⁵ से कुछ, है ना, कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए ना इससे, तो इससे तो कम है ही। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है क्या? जस्ट एक मिनट रुकना। वैल्यू सही है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये डाटा एक बार देख लेना यार तुम, एनसीईआरटी से कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो डाटा दिया होगा उसको याद रखना। ठीक है, वैसे भी देखो कोई बाउंड्री यहाँ पे रिजिड नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, रिजिड बाउंड्री है क्या कि अच्छा अब से लेकर के तू मेटल ही है, अब से लेकर के तू सेमीकंडक्टर ही है, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये तो बाउंड्रीज हमने अपने स्टडी पर्पस के लिए बनाई होती है। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। ठीक है, तो अगर ओवरलैपिंग भी निकल करके आए तो तुम्हें परेशान नहीं होना है ना। जैसे ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी को देखो, 10⁻² से 10⁸ है, और ये क्या बोल रहा है, 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻5 बोल रहा है। मतलब कहीं यहाँ पे 10⁻5 होगा, वहां से लेकर के 10⁻⁻6 बोल रहा है, तो ठीक है चलेगा, क्योंकि रिजिड बाउंड्री नहीं है इतना। ऐसा नहीं कि जब सेमीकंडक्टर
जस्ट खत्म होगा उसके बाद से वो चालू होगा। ठीक है ना? आई होप समझ रहे हो तुम। ठीक है, ऐसे इंसुलेटर, इनके वैल्यूज तुम्हें लेकिन रटने हैं तुम्हें एनसीईआरटी से। कोई भी एक याद कर लोगे दूसरा पता चल जाएगा। देखो अब सेमीकंडक्टर क्या क्या प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे लिए एलिमेंटल और कंपाउंड फॉर्म के। एलिमेंटल मतलब वो एलिमेंट ही सेमीकंडक्टर है। अब आ रही है क्या? सबको अटक रहा है क्या आवाज? नो सर। ठीक है, तो सार्थक तेरा ही होगा देखना। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब वो एलिमेंट ही सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ज्यादातर हम लोग इस चैप्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही पढ़ते रहेंगे। ओह सब, अल्फिया अभी भी अटक रहा है क्या? अब और अटक रहा है। 2 मिनट रुक जाते हैं, देखते हैं। और देखो अब ठीक से आ रहा है क्या? अब आ रहा है, हाँ ठीक है ना, ओके फिर। चलो फिर देखो, ये तुम्हें सिर्फ रटने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कंपाउंड के फॉर्म में भी होते हैं, हम जबरदस्ती बनाते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि उसका कुछ यूज ले सकें। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम एक बार देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम एस्टटीन, कैडियम सेलेनाइड, ठीक है, इंडियम फॉस्फेट। ठीक है, कुछ नाम है, वी डोंट हैव टू लुक इनटू देम। ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन है, डोप्ड है, कैसे भी करके इन लोग बनाते हैं। ऑर्गेनिक में फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के फॉर्म में भी है, कुछ याद नहीं रखना है। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, जो नीट वाले हैं ना, वो कम से कम इनका ये जैसे कि कोई भी एक एक नाम याद रख लो यार। जैसे कि इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है और इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, और कुछ नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर रिसेंट डिस्कवरी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। देखो 1990s वगैरह कुछ बोल रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह मतलब इसके बाद कुछ बनने शुरू हुए हैं बोल रहे हैं, तो ऐसे 30-40 साल पुरानी डिस्कवरी है ये। ठीक है, मतलब इसका एप्लीकेशन तो 30-40 साल रिसेंट ही है, और उससे ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका देखो। एनर्जी लेवल एंड बैंड गैप्स इन सॉलिड्स। ठीक है, अब याद रखना हम लोग क्या हो रहा है इस चैप्टर में ना, हम लोग सॉलिड्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल एटम को नहीं पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंस है। जैसे एक सिंगल एटम को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो देखो, ये पढ़ते हो, ठीक है ना, n = 1, n = 2, n = 3, इतना सारा अलग अलग लेवल है, सबको डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, एक की एनर्जी बता पाते हो, दूसरे की एनर्जी बता पाते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 10, कहने के लिए बस बोल रहा हूँ, 10 जूल एनर्जी है, यहाँ पे 20 जूल एनर्जी है, यहाँ पे 30 जूल एनर्जी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो, ठीक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या जो 25 जूल का निकल जाए? कभी नहीं मिलेगा। 10, 20, 30, 3 अगर एनर्जी लेवल है तो 25 वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक सिंगल एटम रहता है क्या किसी भी सॉलिड में? ऐसा कोई सॉलिड देखो जिसमें एक ही एटम हो या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ऐसा नहीं होता। तुम इसके बारे में सोचो थोड़ा। तुम अपने सामने एक मेटल का टुकड़ा इमेजिन करो, लोहे का। ठीक है, हो सके तो लोहे का इमेजिन करो, चाहो तो किसी का भी इमेजिन कर लो। ठीक है, अब इसमें करोड़ों हैं ऐसे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, तो उनके एनर्जी लेवल ना ऐसे ही नहीं रह जाते। ठीक है, तुम सोचो इसके जस्ट बगल में दूसरा वाला भी है, कुछ तो भी इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा ना, कैसे तो भी कोई ना प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, ये एक एटम है, ये एक एटम है। कंफर्म करना एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू दिखा रहा है, आई होप इट इज ओके।
ये सर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एटम्स है ना, ये आपस में इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के चलते इनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं वो रीअरेंज होते हैं। ठीक है, दे गेट रीअरेंज्ड। और ये रीअरेंज क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के पीछे। ठीक है, और कैसे होता है ये बेसिकली सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं, समझो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है। In fact, it is this electronic interaction which result in the bonding between various atoms, है ना, various atoms, ठीक है, which leads to the formation of crystals। ठीक है, क्रिस्टल मतलब सॉलिड। तुम्हें क्रिस्टल जैसा मतलब क्रिस्टल जैसा इमेज दिमाग में आना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ऐसा होता है कि जैसे थ्री थ्री एस, जैसे मान लो यार, थ्री एस के, थ्री एस के बारे में सोचो तुम। थ्री एस एक लेवल हुआ एक एटम में। ठीक है, बट ऐसे अगर तुम्हारे पास में हजार, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हजार एटम वाला एक सॉलिड है मान लो। ठीक है, तो हजार एटम वाले सॉलिड में कितने थ्री एस होंगे तुम्हारे पास में? 1000 थ्री एस होंगे, क्योंकि हर एक एटम में एक थ्री एस तो है ही कम से कम। ठीक है, तो जो हर थ्री एस पहले सेम लेवल पे तुझे दिखता था, हर थ्री एस सेम लेवल पे दिखता था ना, वो लोग क्या करते हैं, थोड़े से स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, हर थ्री एस पहले सेम लेवल का था, बट व्हेन दे फॉर्म इनटू अ सॉलिड, तो सॉलिड में वो थ्री एस इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा है तुमने बेसिकली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही होता है, मोर और लेस। ठीक है, तो ये डी जनरेट जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। सिमिलरली, टू पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीन होते हैं, है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, अगर मान लो तीनों को एक ही एनर्जी लेवल पे मान लेते हैं, तो 1000 टू पी तो रहेंगे ही कम से कम। ठीक है, 1000 टू पी रहेंगे, या फिर ऐसा बोले 3000 टोटल होंगे, टू पी एक्स, टू पी वाई और टू पी जेड को मिला करके। ठीक है, तो अगर इनके आपस में नहीं भी चेंज हो रहा है ये, अगर मान लो पी एक्स पी वाई पी जेड आपस में नहीं भी चेंज हो रहे हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन, तभी भी हजार बार टू पी तो दिखेंगे ही हम लोग को। ठीक है, और वो एनर्जी लेवल स्प्लिट होकर के रहते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन। ठीक है, आई होप इन्होंने वो डायग्राम दिया हो जो एनसीईआरटी में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं, देखेंगे। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, समझो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज मच लार्जर, अगर 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है दो एटम के बीच की डिस्टेंस एक सॉलिड में, सॉलिड में एटम तो रहेंगे ही ना, अब उनकी दूरी अगर 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है, तब हम लोग बोलेंगे कि नहीं, तब कोई भी प्रकार का एनर्जी लेवल का ऊपर नीचे नहीं होगा, दे विल बी आइसोलेटेड। ठीक है, इन सच अ केस, इन दिस केस वी may treat them as isolated with energy level like that for the case of an isolated atom। तब इनके एनर्जी लेवल कैसे रहेंगे, इसका टू पी यहाँ पे रहेगा, इसका भी टू पी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब सोचो, देखना इसी चीज को फील करना तुम। इनके ये दो एटम है, जब ये कुछ दूरी पे हैं तो इतने इतने लेवल पे हैं, लेकिन जब मैं इनको पास लेकर के आता हूँ ना, तो रिपल्शन के चलते एक कोई नीचे चला जाता है, समझ रहे हो, एक कोई ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों सेम लेवल पे नहीं है।
तो हम लोग को तो मेनली ना वैलेंस शेल के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि वैलेंस शेल में ही खाली जगह रहेगी और वहीं पे ट्रांजिशन पॉसिबल हो पा रहा होगा। ठीक है, खाली जगह ही नहीं रहेगी तो कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो है ना, खाली जगह नहीं रहेगी तो कोई नीचे के इलेक्ट्रॉन वहां पे आकर के ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, तो नीचे वाले लोग को नहीं देखेंगे। कंडक्ट करने के लिए वैसे भी जो वैलेंस बैंड होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी प्रकार के कंडक्शन के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट को पढ़ो, इसको रट लो। और क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर नियरर टू इच अदर देयर आर ऑल्टरेशंस इन एनर्जी लेवल्स एंड दे स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ बैंड। पहले जिसको तुम एक एनर्जी लेवल बोलते थे ना, जैसे मान लो 1000 एटम है, 1000 एटम, तो मैं 1000 को बस 5 के हिसाब से दिखा रहा हूँ। पांचों के जब एनर्जी लेवल ऐसे थे, अभी ये लोग सॉलिड में नहीं है, सॉलिड नहीं बने हैं, बट जब ये लोग सॉलिड बनने के लिए एकदम करीब में आ गए, तो पहले जो एक लेवल कहला रहा था, अब एक बैंड बन जाता है। ठीक है, कोई ऊपर पहुंच गया है, कोई नीचे पहुंच गया है, मैं जस्ट शो करने के लिए ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो ये कितने एनर्जी लेवल है ऐसे करके, तो एनर्जी लेवल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी बैंड। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया है सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, ये देखो क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार एक और डायग्राम अच्छे से होता है, क्यों नहीं बनाया इन्होंने। चलो आ जाएंगे, आ जाएगा, देखेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एक्सिस हैं, जिसमें ये एक्सिस का नाम ना डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द सोडियम एटम्स का एग्जांपल इन्होंने दिया है। ठीक है, जैसे सोडियम एटम को सॉलिड नहीं बनाया मानो, अभी नहीं बना हुआ है सॉलिड, उनको इतने दूर पे मानो, तो इन दोनों का जो 2s है आपस में, वो एक ही लेवल पे है। सिमिलरली इनका जो 1s है वो एक ही लेवल पे है ना। कोई भी एक को देखो, 1s को छोड़ो, 2s के हिसाब से समझ लो, समझना ही तो है। ठीक है, फिर जब इनको करीब लाते जाते हो ना 2s वालों को, ठीक है, अब तुम यार यहाँ पे दो एटम को मत सोचो ना। ठीक है, ठीक है, चलो इन्होंने क्या, इन्होंने जो डायग्राम बनाया उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बस बोला है दो एटम है, तो दो सोडियम है, तो ऐसे ही रहेंगे, एक ही सिंगल लेवल है, वही एक लेवल इसको दिखाया जा रहा है। फिर जब तुम इनको करीब लेकर के आ जाओगे, पास लेकर के आ जाओगे दो लोगों को, तो ये दोनों लेवल ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो वही स्प्लिटिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये स्प्लिट हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे इस इतनी दूरी तक तो रफली कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है बोलते हैं हम, इतनी दूरी तक। लेकिन उससे और करीब लाओ, करीब ला रहे हैं ना, इधर देख रहे हो ना, इधर आर कम हो रहा है, तो स्प्लिटिंग हो रही है। अगर 5 लोग होंगे तो पहले तो सब एक लेवल पे रहेंगे, जब करीब आएंगे तो पांचों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ये बैंड क्रिएट हो रहा है ये, ठीक है, इतनी दूरी पे रहेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर वो लार्ज नंबर होंगे तो एक परफेक्ट बैंड क्रिएट हो जाएगा, और लार्ज नंबर ही रहते हैं किसी भी सॉलिड में। ठीक है, सुनते जाओ, यहाँ पे जो लिखा है, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेनिंग वैलेंस, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले एनर्जी लेवलों का ऐसे स्प्लिटिंग होता है, तो उस बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट बैंड बना उसको वैलेंस बैंड बोल दिए, वरना नीचे वाले को 1s बैंड, ठीक है, कहीं पे 2s बैंड, कहीं पे 3s बैंड है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, एट 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन फिल्स द एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट वन। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई।
अरिंदम बोल रहे हैं सर, दो एटम्स में दोनों बैंड्स के बीच का एनर्जी गैप, दोनों बैंड्स के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा क्यों है? जबकि मोर नंबर ऑफ एटम्स में गैप कम है। कौन सा गैप बोल रहा है यार? ये वाला गैप बोल रहा है क्या? नो सर। सर जैसे स्प्लिटिंग हो रहा है ना, तो वो स्प्लिटिंग के बाद दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का दोनों का गैप। ये नो सर। सर मतलब एक बैंड बन रहा है ना, उसके बीच मतलब जैसे 2s का है तो वो दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे उन दोनों के। यस ये सर, थिकनेस मतलब जैसे हाँ। नहीं नहीं, थिकनेस मतलब ये विड्थ बोल रहा है क्या ये? यस सर। नहीं यार, ये उतना ही है, इसमें परेशान मत हो। ये पूरी थिकनेस उतनी ही है, बढ़ते जा रहा है। मतलब जितना करीब लाते जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा ये वाला गैप। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बहुत ये ऐसे इन्होंने स्कीमेटिकली बताया और कुछ नहीं है, इसके बारे में नहीं ध्यान देना है। ओके। जस्ट एक मिनट। अब देखो क्या होता है, जैसे हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर के करते हैं, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में तो सिलिकॉन को ही पढ़ना है ना, पता नहीं इसने गोल गोल क्यों घुमा रखा है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ मेरे को? 14। है ना, 14 होता है। तो अगर इसको भरें तो कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10 हुआ है, 10 2 12, 2 14। ठीक है, तो इतने हो गए, है ना। अब सोचो, यहाँ पे हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 4। बट n = 3 में आ कितने सकते थे? मतलब ये और ये ऑर्बिटल क्रिएट तो हो गए ना। ठीक है, कितने आ सकते थे टोटल? 8 आ सकते थे 3 वाले में। भाई 3D के बारे में मत सोचो, तो क्रिएट हुआ ही नहीं है ना। 3D तब क्रिएट होगा जब 3D में कोई भरने आ जाएगा, तो उसके बारे में मत सोचो। तो यहाँ पे जो जगह है वो, ठीक है, 8 प्लेसेस हैं ऐसे, और उसमें से बस 4 ही ऑक्यूपाइड है। 1 2 3 4। इस तरीके से ऑक्यूपाइड है, ठीक है कितने? 8 प्लेसेस। 4 प्लेसेस फील्ड हैं उसमें से। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वन सिंगल एटम के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एटम के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है हमने। ठीक है, तो एक्चुअली में सिलिकॉन का अगर तुम एक वेफर बनाते हो, वेफर मतलब एक छोटी सी पट्टी समझ लो और कुछ नहीं, तो इसमें तो बहुत क्लोज्ड रहेंगे ना। इसमें मान लो टोटल टोटल n एटम्स हैं। ठीक है, तो 8 n प्लेसेस टू फिल हो जाएगा, और 4n प्लेसेस ऑलरेडी फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी लेवल इतनी डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है, वही हम बताना चाह रहे हैं। तो दे डिवाइड इन सच अ वे
सोचो, ऐसे करोड़ों लोग पास आ रहे हैं, ठीक है, फिलअप होने के लिए। कैसे आ रहे हैं देखना यहाँ पे। टोटल कितने लोग पास आ रहे हैं? 8n लोग पास आ रहे हैं। तो थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ। और ये 8n लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं तुम्हें मालूम है ना? यहाँ पे 3s लोग हैं और ऐसे 2n लोग हैं, ठीक है, जिसमें 2n तो टोटल है और 2n के 2n फील्ड हैं। यहाँ पे 3p लोग, 6n लोग हैं, जिसमें से 2n प्लेसेस जो हैं वो फील्ड हैं, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल एज इट इज ऐसा ही है जब तक वो लोग काफी दूर हैं। ये आर है, और जब ये लोग दूर है ना काफी, तब ऐसा ही है। फिर जब ये लोग को पास लेकर के आते जाओ, ठीक है, तो स्प्लिटिंग चालू होगी। इनके लेवल भी स्प्लिट होंगे, इनके लेवल भी स्प्लिट होंगे, ठीक है। ये कितने थे? 2n लोग थे, तो ये 2n लोग स्प्लिट करा ले रहे हैं इन लोग को। तो सोचो, इसमें जो स्प्लिट हो रहे हैं जब, तो जो नीचे वाले लेवल है वो तो फिल्ड अप है ना। बस एक मिनट रुकना। रुको यार, ये डायग्राम थोड़ा दोबारा बना रहा हूँ। ये डायग्राम ना वैसे एनसीईआरटी बुक में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जगह पे दे दिया होता है, बट इस डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है चीज़ों को इनिशियली अच्छे से समझने के लिए। एग्जैक्टली बना देता हूँ, रुको। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो बनाया जा रहा है कैसे पता चल रहा है कैसे ही स्प्लिट हो रहा है करके? एक्सपेरिमेंटली, है ना। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, पूरे बैंड के बैंड क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे। इसके जो 2n लेवल है ना वो स्प्लिट तो हुआ ही है। मैं सबको नहीं बनाते फिरूंगा, ठीक है, 2-3 बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी कुछ बैंड हुए ही हैं अल्टीमेटली। अब ये जो तुम स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पे एनर्जी लेवल है समझो यार, बहुत सारे इन जगहों पे, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक्चुअल स्पेसिंग वाली दूरी है। एक एटम में, एक वेफर में, सिलिकॉन वेफर में एक्चुअल दूरी इतनी रहती है। उनको जब करीब लाते गए तो देखो, एक ऐसा भी स्टेज था जब ये लोग ओवरलैप नहीं कर रहे थे, समझ रहे हो? यहाँ तक ये बैंड और ये बैंड ओवरलैप कर रहे हैं क्या यहाँ तक? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लोग ओवरलैप करने लग गए और फाइनली और करीब लाते गए तो एक ऐसा स्टेज आया, ठीक है, जिसमें एक कुछ गैप रह गया, ठीक है। ये जो गैप है ना, इसी को एनर्जी गैप बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो एक्चुअल गैप में दो अलग अलग बैंड तुम्हें दिख रहे हैं, एनर्जी बैंड्स, ठीक है, इसमें नीचे वाले को कंडक्शन, सॉरी, वैलेंस बैंड बोलेंगे,
ठीक है। वैलेंस बैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोग हैं, समझ रहे हो? यहाँ पे ना 4n लेवल्स हैं। कितने लेवल हैं? 4n। 4n लेवल्स जो कि फील्ड हैं। और यहाँ पे कितने लेवल हैं? 4n लेवल्स हैं जो कि अनफील्ड हैं। तो वैलेंस बैंड कौन हुआ? नीचे वाला हुआ ना, वहाँ पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोग हैं अभी 4 के 4। ठीक है। और ये जो बैंड बना है ना, उसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे। कंडक्शन बैंड क्यों बोलेंगे उसको? क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी एक वैलेंस बैंड पहुंच गया तो वो खाली है, ये पूरा हाईवे है कंप्लीट, है ना? एक एटम से दूसरे एटम तक जाने के लिए वो कंप्लीट हाईवे है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो हमारा काम ये रहेगा कि यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोग को उठा करके यहाँ तक पहुँचाया जाए। वो कैसे पहुँचेंगे ऊपर? एनर्जी गैप को पार करने के बाद। खुद से एनर्जी गैप को पार कर सकते हैं क्या? देयर आर चांसेस। इतनी गर्मी हुई वहाँ पे तो हो भी सकता है, इतने कोलिजन हुए तो रिकनेक्ट हो।